हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त रियाज मकरानी। आपका स्वागत करता हूं एक और न्यू फ्रेश कमाल धमाल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपके मन में बहुत क्वेश्चन होंगे कि इतने टाइम से मैं कहाँ गायब था, किस चीज़ में बिजी था। तो उस सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इस वीडियो का जो हमारा मेन पर्पस रहने वाला है वो रहने वाला है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप अपने स्टडी ब्रेक में, जो 4 मंथ्स का स्टडी ब्रेक होता है इन बिटवीन योर स्टडी, और उसमें अगर आप अपनी होम कंट्री में जाना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए आपको किस चीज़ बातों का ध्यान रखना है और क्या आपकी प्रोसेस रहेगी अगर आप, और क्या इमिग्रेशन में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो 6 मंथ्स के बाद आ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था, अराउंड मार्च के टाइम के हिसाब से, और मैं उस बीच अपनी स्टडी में बिजी था। और इस बाद में स्टडी ब्रेक मेरा शुरू हुआ सितंबर से दिसंबर 2023 के बीच, जिसमें मैं फुल टाइम जॉब कर सकता था, तो मैं फुल टाइम जॉब किया। और बाद में इंडिया जाने की जो प्रिपरेशन कर रहा था मैं, वो इंडिया जाने की प्रिपरेशन हो रही थी, तो उसमें टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आई होप मैं आगे से वीडियो को रेगुलर अपलोड करूं, उसके लिए आपका मुझे सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि आप सब जानते हो, मैं जैन 2023 इनटेक में स्टडी करने आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। और मेरा जो ब्रेक था वो सितंबर से दिसंबर का था, और मैं इंडिया गया था नवंबर 2023 में। और अगर आप भी इंडिया या अपनी होम कंट्री में जाना चाहते हो तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में चलिए आगे बात करें। सबसे पहले अगर आप अपनी कंट्री में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ़्लाइट टिकट बुक करनी पड़ेगी। तो फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आप बहुत सारी आप कोई भी एयरलाइन जिसको आप पसंद करते हो उसकी एयरलाइंस की साइट पे जाके आप बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्मार्टली प्ले करते हो तो आप यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट होती है जो आपको चीप फ्लाइट के रेट बताती है, क्या होता है पूरा डिटेल्स बताती है। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट वेबसाइट है वो है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर हर जगह पे अवेलेबल है। तो अगर आप कनाडा से बुक करते हो .ca लिख सकते हो, इंडिया से बुक करते हो .in लिख सकते हो। वहाँ पे अगर आप अपनी पूरी डिटेल्स फिलअप कर देते हो तो आपको बहुत सारी फ्लाइट वहाँ पे दिखाएंगे, चीपेस्ट ऑप्शन, फास्टेस्ट ऑप्शन, और सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई दिए जाएंगे। और बाद में आपको जो ऑप्शन सही लगे वहाँ से आप उसको टिकट बुक मत कीजिए स्काई स्कैनर से। मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने सपोज एमिरेट्स की फ़्लाइट को चूज़ किया है तो आप एमिरेट्स की साइट पे जाके बुक करिए, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम हुई या आपको कोई क्वेश्चन हुआ या आपको कैंसिल करवाना हुआ तो आप सीधी कंपनी को कॉल कर सकते हो कि हमने आपकी वेबसाइट से बुक किया था, तो वो इजीली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कंपेयर टू थर्ड पार्टी। तो ये रहा मेरा आपके लिए एक ओपिनियन। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों, अराउंड अगर आप इंडिया जाते हो तो इंडिया की कॉस्ट जो होती है आपको 1500 से लेके 2500 से लेके 3000 तक कॉस्ट होती है। डिपेंड करता है आपका रूट कौन सा है। अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आपको वो फ़्लाइट कम दाम में मिल जाएगी। अगर नहीं है तो 2000 से 3000 तक की फ़्लाइट होती है। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेंगे, होल्डिंग फ़्लाइट होगी तो आपको सस्ते में हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो तो आपको महंगी होगी। तो मैंने जो फ़्लाइट ली थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट ली थी। अब कनेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 होल्ड रखना, उससे ज़्यादा होल्ड मत रखना। क्योंकि अगर ज़्यादा होल्ड होगा तो आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आपको थकान होगी और उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप अपनी जर्नी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अगर कनेक्शन की हम बात करें तो आप सेम फ्लाइट रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों ने अलग अलग फ़्लाइट रखी थी यहाँ पे ओरिजिन से और डेस्टिनेशन पे अलग फ़्लाइट, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। आपको अपनी चेक इन बैग को 2-2 बार चेक इन करवाना पड़ता है, जो आपका लगेज होता है वो, और बाद में जो वेट का भी प्रॉब्लम होता है। तो उस वजह से आप कनेक्टिंग फ़्लाइट भी सेम रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ एक ही होल्ड रखने के लिए। और अगर आप टाइम की बात करें क्या आपकी फ़्लाइट जर्नी के बारे में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 20 से 25 घंटे की जर्नी होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा लंबी जर्नी होगी तो आपको फ़्लाइट चीप होगी लेकिन आपको थकान लगेगी। तो बेहतर है कि आप 20 से 25 घंटे की फ़्लाइट की ड्यूरेशन रखो। अब बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी जगह पे आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है अगर आपकी फ़्लाइट उस जगह से होती है तो। से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फ़्लाइट यूएस से है तो आपको फ़्लाइट में जाने से पहले यूएस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा।
और यूएस वीज़ा का जो वेटिंग पीरियड है बहुत ही ज़्यादा है, 1 साल 2 साल है, तो वो वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यूएस वीज़ा अगर आपके पास पहले से है तो आपको बहुत बेनिफिशियल है, अगर नहीं है तो आप वो रूट से नहीं जा सकते, जिसकी वजह से आपकी फ़्लाइट की टिकट जो होगी वो मिनिमम 2000 के आसपास तो होती ही है। और अगर हम बात करें तो यूके, जहाँ पे अगर आप यूके से जाते हो तो वहाँ पे वीज़ा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। मैं यूके से गया था लेकिन मुझे यूके के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप मिडल ईस्ट कंट्री से जाते हो, जैसे कि यूएई हो गया, दुबई हो गया, कतार एयरवेज हो गया, वहाँ से जाते हो तो वहाँ पे वीज़ा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप ज़रूर मुझे करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास कोई बेस्ट एडवाइस हो कौन सा रूट सही रहेगा विदाउट वीज़ा और चीपेस्ट, तो आप ज़रूर नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब बात कर लेते हैं अपनी खुद की जर्नी के बारे में। जो मैं इंडिया गया था तो मैंने टिकट बुक किया था 28 अक्टूबर 2023 की, और मेरी जो फ़्लाइट की टिकट थी वो थी $2100, अप्रॉक्सीमेटली $2100 थी। लेकिन बाद में जाके मैंने अपनी डेट चेंज करवाई थी, मैंने एक वीक एक्सटेंड करवाया था, जिसकी वजह से मुझे $75 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। तो अराउंड 2200 पकड़ के चलो कि $2200 अब मेरे को कॉस्ट हुआ था। यहाँ से टोरंटो से फ़्लाइट थी, टोरंटो से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट यूके, और वहाँ से मुंबई एयरपोर्ट की फ़्लाइट थी मेरी। और मेरी जो जर्नी थी वो अराउंड 22 आवर्स की जर्नी थी। अब यूके वीज़ा कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपका 24 आवर्स से ज़्यादा की जर्नी हो या आप टर्मिनल चेंज करते हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। टोरंटो एयरपोर्ट पे मैं गया तो वहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस था। सबसे पहला मेरा चेक इन बैग जो चेक इन हुआ, वहाँ पे उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया, वहाँ पे वीज़ा ऊपर लगा हुआ था तो कोई प्रोसेस नहीं हुआ। वहाँ से मैं सीधा गया सिक्योरिटी में चेक हुआ सब कुछ, और सिक्योरिटी में चेक करने के बाद सीधा मैं अपने बोर्डिंग गेट पे चला गया। और बाद में मुझे याद आया कि मेरा इमिग्रेशन तो हुआ नहीं, तो मैं वापस क्वेश्चन करने गया कि मेरा इमिग्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसा बताया कि आपका वीज़ा चेक हो गया था, तो वीज़ा चेक के हिसाब से आपका इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छा रहा था यहाँ पे टोरंटो में एयरपोर्ट पे मेरा जो एक्सपीरियंस था वो। फिर सीधा एयरपोर्ट से फ़्लाइट में गया, फ़्लाइट से यूके में लैंड हुआ, यूके में भी सेम हुआ। यूके में सीधा सिक्योरिटी चेक हुआ, डेट्स ऑल, वहाँ पे भी इमिग्रेशन नहीं हुआ मेरा, और सीधा मैं अपनी फ़्लाइट के लिए आगे बढ़ गया। और फिर मुंबई एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं आता हूँ तो मुंबई एयरपोर्ट पे सबसे पहला मेरा इमिग्रेशन हुआ, और इमिग्रेशन में उन्होंने वही मेरा वीज़ा चेक किया और मुझे पर्पस पूछा। मैंने बोला वेकेशन, और मैं स्टडी ब्रेक के बीच में आया था तो और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, बस वेकेशन का पूछा, और दैट्स ऑल। और ये हो गई मेरी वन वे जर्नी टूवर्ड्स इंडिया। और जब मैं इंडिया से आ रहा था तब इंडिया से आने के टाइम पे मुझसे गलती हो गई कि मैं 2 घंटे पहले आया था, फ्लाइट के 2 घंटे पहले पहुंचा था, जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइट रात को 1-2 बजे थी। फ्लाइट 2 बजे थी, लेकिन जो रात को इतनी सारी भीड़ थी, लाइक चेक इन में भीड़ नहीं थी, चेक इन तो मेरे से आसानी से हो गया, लेकिन सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, और इमिग्रेशन में तो बहुत ही लंबी लाइन थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं अपनी फ़्लाइट मिस कर जाऊंगा। लेकिन मैंने सबको आगे रिक्वेस्ट करते करते मैं आगे निकल गया और इमिग्रेशन पे आ गया। और इमिग्रेशन पे आने के बाद उन्होंने बहुत चेक किया। उन्होंने बोला आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप कितना टाइम के लिए जा रहे हो, इंडिया आने का आपका रीज़न क्या था, ये सारे क्वेश्चन पूछे। फिर जैसे तैसे करके मैं वहाँ से फटाफट निकल गया, और जैसे ही मेरा इमिग्रेशन हुआ, मेरा टाइम हो चुका था, 10 मिनट के अंदर बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला था, मैं पहुँच गया, बोर्डिंग वहाँ पे भी हो गया। फिर वहाँ से लंदन एयरपोर्ट पे भी कुछ इमिग्रेशन नहीं हुआ, सीधा सिक्योरिटी चेक, और मैं बोर्डिंग गेट पे आ गया। फिर टोरंटो में जैसे ही लैंड होता हूँ तो सबसे पहला मेरा इमिग्रेशन का क्वेश्चन आता है। लेकिन टोरंटो में इतना अच्छे से सारा मैनेजमेंट सिस्टम था कि वहाँ पे मुझे कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ा कि 10 मिनट रुकना पड़ेगा, फिर भी आगे बढ़ेगी लाइन, फिर आगे बढ़ेगी लाइन, लाइन चले रही जा रही थी, चले ही जा। तो पहले आपको डिजिटल फॉर्म फिलअप करना होता है, वहाँ पे स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे फॉर्म फिलअप करना होता है। वहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स लिखनी होती है कि आप कितने दिन के लिए आए हो, आपका पास कौन सा परमिट है, लाइक स्टडी परमिट, वर्क परमिट, वो सारी डिटेल्स लिखनी हो। आपकी जो जर्नी थी वो कितना टाइम, कितनी जर्नी, लंबी जर्नी थी, जैसे कि मेरे 1 मंथ की जर्नी थी, तो मैंने वो 25 डेज 30 डेज मैंने वहाँ पे डिटेल्स फिलअप किया। फिर वहाँ से एक प्रिंट निकल के आती है, वो प्रिंट आपको लेके जानी है, आगे वापस लाइन में जाना है। वहाँ पे पर्सनली इंसान को पर्सन बैठे होते हैं जिसको आपको वो रिसीप्ट देनी होती है। लेकिन मेरी रिसीप्ट बहुत ही ईजी थी, तो उन्होंने किसी को रिसीप्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा मैं वहाँ से निकल गया। और फिर जब एग्जिट हो रहा था तब मुझे रिसीप्ट देनी थी, डेट्स ऑल। बाकी लोगों को क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन मेरा स्टडी परमिट था और मैं स्टडी ब्रेक के बीच में वैकेशन में गया था, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, दैट्स ऑल। और बहुत ही ईजीली मेरा प्रोसेस वहाँ पे हो गया। सिर्फ मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे 2 बार जो रुका, एक्चुअली जब मैं गया तब तो इमिग्रेशन होना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे वो लोग वहाँ पे स्टैंप लगाते हैं कि जब मैं आया हूँ इस चीज़ के लिए इंडिया में, उसके बारे में।
और जब मैं इंडिया से निकलता हूँ उसके बारे में, इसलिए शायद वहाँ पे दोनों जगह पे मुझे इमिग्रेशन में रोका गया था। दैट्स ऑल। बहुत ही ईजी प्रोसेस था, आसान। तो अगर आप भी अपनी कंट्री, होम कंट्री में वापस जा रहे हो स्टडी ब्रेक के बीच में, अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान, सब इजी प्रोसेस होता है। कोई आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि आपके पास वीज़ा होता है 2 साल का स्टडी के ब्रेक के बीच में। हाँ, मेक श्योर करें आप अपनी स्टडी खत्म होने के बाद, अगर आपके पास सपोज 3 महीने का वीज़ा अभी भी पड़ा हुआ है लेकिन आपकी स्टडी खत्म हो गई है, तो आप उस बीच में जाना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि आपके पास वीज़ा है तो मैं जाकर आता हूँ, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना क्योंकि आपको इमिग्रेशन में रोकेंगे। वो लोग बताएंगे, वापस पूछेंगे कनाडा जब एंटर होगे तब कि आप वापस क्यों आ रहे हो, आपकी ऑलरेडी स्टडी खत्म हो गई है। तो आपके पास वीज़ा भले होगा लेकिन वो आपको अंडर एंटर नहीं होने देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप स्टडी ब्रेक के अंदर जाकर आना, ना कि स्टडी खत्म होने के बाद अपने स्टडी वीज़ा पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो अगर स्टडी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो ज़रूर नीचे क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको कैसा लगा कैसा नहीं ये वीडियो ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।